मैं ऋचा राज, जो मॉडरेटर हैं, जो स्थिति आप देख रहे हैं, अमूमन हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसी प्रकार का स्थिति रहती है। स्मार्टफोन होना अलग बात है, लेकिन नेट का कनेक्टिविटी होना दूसरी बात है। और सरकार के द्वारा इन तमाम चीजों को तोपा जा रहा है, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके ये सारा चीज किया जा रहा है। शास्त्री जी अभी उत्तर प्रदेश का अमेठी से बोल रहे हैं। ये आप अगर अपना माइक अगर म्यूट कर देंगे तो बेटर होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इकोस आर कमिंग। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शास्त्री जी मैं बोल लूंगा, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। हो तो चला गया। म्यूट कर लीजिएगा सारे लोग। तो राजेंद्र जी गुजरात से बोल रहे थे, बर्मन साहब बंगाल से, कलकत्ता से बोल रहे हैं। तो जो जमीनी हकीकत है वो हम सब अब रूआबरू हो रहे हैं, लेकिन सरकार का इसका कोई परवाह नहीं है। 20वीं सदी तक अगर आप देखेंगे मानव इतिहास को, साफ दिखता है कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन का दौर चला आ रहा था। चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, रंग भेद के आधार पर हो, या लिंग के आधार पर हो, महिलाओं को वंचित रखना, नियंत्रण, नीति निर्णय के प्रोसेस से, शिक्षा से, ये तमाम जो चीजें था, लेकिन उन सब का जरूरत भी था। लेकिन आज 21वीं सदी में अबे तो अगर हम, शास्त्री जी 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिएगा, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योर सिस्टम। अगर 21वीं सदी में हम देखना चाहते हैं तो एक ये दौर है एक्सक्लूजन का, जबकि आवाज ही नहीं आ रही। प्लीज शास्त्री जी को बोल दीजिएगा टेलीफोन करके कि वो म्यूट कर ले। जी मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। हाँ, तो ये एक्सक्लूजन का है, क्योंकि में मनुष्यों का कोई जरूरत रह नहीं जाएगा। हम लोग सब बैक रूम बॉयज एंड गर्ल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यंत्र और या तो कुछ लोग और कुछ देश हम सबको हांकेंगे, और ये चल पड़ा है। ऐसे समय में जरूरत है कि एक अच्छा शिक्षा नीति के द्वारा, सही शिक्षा के माध्यम से अपने आप को हम रेलिवेंट बना सके, ताकि जो हमें एक्सक्लूड करने का जो प्रोसेस चल पड़ा है उसमें अपने आप को हम शामिल कर सके। हम निर्णय लेने का फैसला हमारे पास हो, भागीदारी लेने का फैसला हमारे पास हो। भारत का आबादी को अगर आप देखते हैं, 130 करोड़ की आबादी है, 1.3 बिलियन से भी थोड़ा सा ज्यादा। अगर इस जनसंख्या में ये बहुत गर्व से बड़े बड़े लोगों का बयान आता है कि युवाओं का देश है, निस्संदेह युवाओं का देश है, जहां से 25 साल के उम्र तक के लोग इस जनसंख्या का 50% है, जहां पर 35 इयर्स तक के लोग, यहां का 65% आबादी है। तो उन्हें अगर हम समृद्ध नहीं करते हैं, उन्हें अगर हम सही दिशा में ले नहीं जा सकते हैं, तो कोई न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, कोई हाइड्रोजन बम की जरूरत नहीं है।
हम स्वतः अपने आप को विध्वंस में पाएंगे। और उसके लिए जरूरत है हम किस तरीके से उनको सही दिशा दिला पाएंगे ताकि देश भी समृद्ध हो, युवा भी समृद्ध हो। वो तभी संभव हो पाएगा उन लोगों को जो भारत का 65% हिस्सा है, उनको हम सही शिक्षा प्रदान कर सकें। तो ये जो नई शिक्षा नीति का जय जयकार का धुंध आज सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये सरकार एक नीति से चलती है, जो आ जाए उनके जो लोग हैं वो उसका जय जयकार में लग जाते हैं, बिना देखे बिना समझे। जरूरत है आज शिक्षकों को, जरूरत है आज छात्रों को, जरूरत है आज समाज को, क्योंकि शिक्षा खाली छात्र और शिक्षक के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए है, भविष्य के लिए है, वर्तमान के लिए है। वो भी शिक्षा का जो महत्व है वो समझें। और शिक्षा नीति का ये जो नई शिक्षा नीति 2019 में आई थी, जिसकी चर्चा इन्होंने 2015 से करना चालू कर दिया था, उस शिक्षा नीति का थोड़ा विश्लेषण करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, उसका प्रारूप को समझने की कोशिश करें, तभी जाकर के सही न्याय हो पाएगा। उससे पहले हम लोग ये देखें, ये शिक्षा नीति से पहले ये सरकार का जो विभिन्न उद्घोषणा, विभिन्न कार्य जो हैं, वो किस दिशा में है। 2012 में 13 में अगर बजट का एलोकेशन को उच्च शिक्षा में अगर आप देखते हैं, वो आपको मिलेगा 4.7%। मैं उसको पर्याप्त नहीं मानता हूं। हम डिमांड कर रहे थे कि और ज्यादा अनुदान होना चाहिए। अगर 2019 का बजट को अगर आप देखते हैं तो ये 3.2% में, 2018 का 19 का अगर देखते हैं 3.2%, 3.1% में आकर के सिमट गया है। तो सरकार का प्रतिबद्धता उससे झलकता है कि वो शिक्षा को कितना मजबूत, कितना सशक्तिकरण करना चाहते हैं। आज निजी घरानों में जो शिक्षण संस्थान है, उसमें अगर 66% स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो 34% स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से बर्मन साहब से इत्तेफाक रखता हूं, शास्त्री जी से भी रखता हूं, राजेंद्र यादव जी से भी रखता हूं कि शिक्षा एक शिक्षित होने का, ज्ञान अर्जन करने का ही हिंदुस्तान में एक आयाम नहीं है, बल्कि इस आयाम के माध्यम से अपने आप को सशक्तिकरण करना, सामाजिक परिवर्तन करना का सपना हर व्यक्ति देखता है। इसलिए कोई चाहे न चाहे, हर मां बाप अपने जेवरात तक को लगा करके बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका बच्चा शिक्षित बन सके, उनका परिवार का हालत सुधर सके, सामाजिक उत्थान हो सके। जहां 100-150 साल पहले तक सती प्रथा चल रहा था, जहां आज डाउरी के चलते कितने लड़कियों को मार दिया जाता है, सताया जाता है, ऐसे एक देश में दिल्ली विश्वविद्यालय का आंकड़ा को अगर आप उठा करके देखते हैं, 70% हमारा जो स्टूडेंट्स है वो महिलाएं हैं। 70% जो टीचर है दिल्ली विश्वविद्यालय का 10,000, 11,000 शिक्षक का, वो आपके हमारे महिला शिक्षक हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं।
सारे मापदंडों से ऊपर हैं। क्या इसी उच्च शिक्षा व्यवस्था का ये योगदान के रूप में आप नहीं लेंगे? क्या आज जो कभी सोना को गिरवी रख करके हम लोग उधार लाते थे, आज अगर फॉरेन रिजर्व का हिस्सा को अगर देखते हैं, आज उसकी जरूरत नहीं है हमें। उसका 60 to 65% पैसा किसी की चीज का निर्यात से नहीं आता है, बल्कि हमारा ज्ञान का निर्यात से आता है। हमारे जो यहां से पढ़े हुए बच्चे विदेश जाते हैं, नौकरी करते हैं, जो घर को पैसा भेजते हैं, वो फॉरेन रेमिटेंस है। किस चीज को हम ध्वस्त करने चले हैं? ओकेड कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, ओईसीडी, ओसीईडी कंट्रीज, ओकेड कंट्रीज का, कोस्टा रिका 30% अपने बजट का खर्च करता है शिक्षा के ऊपर। न्यूजीलैंड, ब्राजील, चिली, कोरिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, आयरलैंड, इजराइल, यूके का अगर हम बात करें तो यूके का बजट का 13% हिस्सा, 13 या 14%, हमेशा अगर आप देखेंगे तो इसी के बीच में उनका बजट का एलोकेशन रहता है। गवर्नमेंट बजट का एलोकेशन शिक्षा के प्रति रहता है, और सारे दुनिया से लोग जाने की कोशिश करते हैं कि जाकर के वहां पर दाखिला लेने का। और एजुकेशनल एक्सपोर्ट से अगर यूके का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 5 to 6% ऑफ द जीडीपी उनका शिक्षा व्यवस्था, उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूट, तो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज ए ह्यूज अमाउंट। अमेरिका, जहां पर सरकार पैसा लगाती है और $42 बिलियन उनका शिक्षा व्यवस्था, उनका इकोनॉमी को देता है, और यहां 4.7% से 3.2% आ गया। 2015 में हमने बोल बोल करके हम लोग थक गए, लोग कबूतर के जैसे आंख मुंद करके बैठे रहे, समझने की कोशिश नहीं किया। यूजीसी का ग्रांट्स को ड्रास्टिकली घटा दिया गया है 50% से ज्यादा, और उसका नतीजा देखने के लिए मिला। हमारा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, ऑनलाइन जर्नल, सब कुछ बंद हो गया, और हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप्स बनाओ। कहां से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, रिसर्च क्या करेंगे? जब आप ऑनलाइन जर्नल तक दिल्ली विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी सिस्टम में सब्सक्राइब करना पिछले 5 साल से ज्यादा हो गया, बंद कर दिया। हमारे बच्चे डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाते हैं, किसी तरीके से दे स्नीक इनटू द सिस्टम टू गेट सर्टेन आइडियाज। ये चिंता की बात है। हम अगर उच्च शिक्षा की बात करें और इन तमाम चीजों के बारे में बात ना करें तो अन्याय होगा। अब आता है कि बर्मन साहब कह रहे थे, जो कॉलेजेस का आंकड़ा, मैं उससे आने से पहले सरकार का मंशा को कुछ और बताना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में गडकरी जी, जो एक माननीय मंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूनिवर्सिटीज को, इंडियन यूनिवर्सिटीज को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। वो निर्भर होकर के ना रहे सरकार के फंड्स के ऊपर। और उन्होंने बात को कहा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं। ये शर्म की बात है। हम इस स्टेटमेंट का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। जिस देश का हुक्मरान
यूनिवर्सिटी व्यवस्था को तेल बेचने का संस्था बनाने की कोशिश करे कि शाम तक आपने कितना साबुन बेचा, कितना तेल बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया। अगर इस आंकड़े से यूनिवर्सिटी सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी नहीं, कोई किराने का दुकान आप चला सकते हैं। अरे शिक्षा तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इस बात को उनको समझना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने स्टेटमेंट दी कि 100 यूनिवर्सिटी को हमने कहा कि ऑनलाइन प्रोग्राम चला दो और आगे भी चलाएंगे। एचआरडी मिनिस्टर ने उसका पुष्टिकरण की और कहा कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम का पाठ्यक्रम तैयार करके 100 ऑनलाइन प्रोग्राम का पाठ्यक्रम करके डाल। ऑनलाइन में क्या हो रहा है हम सबके समक्ष है। जो क्लासरूम टीचिंग में हो सकता है वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता है। क्या ऑनलाइन में आप प्रैक्टिकल भी कराएंगे जो उनका पॉलिसी है, जो लिख करके दिया है? यह संभव नहीं है। क्या स्विमिंग पूल में बगल में किसी को खड़ा करके आप ये कहेंगे कि ये स्विमिंग है, ये बैक स्ट्रोक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है और उसको आप भेज देंगे? अरे अपना जान हो नहीं बचा पाएगा, आपके लिए मेडल क्या लेकर के आएगा? अब रही बात ये जो आंकड़ा बढ़ाने की बात है, 25 वर्तमान मौजूदा 26% से 50%, मैं 26% को भी नहीं मानता हूं, यह आंकड़ा कहीं कम होना चाहिए। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बर्मन साहब ने इस बात को उठाया था, मैं उसको थोड़ा विस्तार से रखना चाहता हूं। ये आंकड़ों का खेल है, आप सबको समझना चाहिए कि इस आंकड़ों का खेल के पीछे क्या चीज है छिपा हुआ। अगर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स को जाते हैं तो ये एजुकेशन व्यवस्था को 3 हिस्से में, 3 प्रकार में बांट देते हैं। एक है रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जिनका काम रहेगा खाली रिसर्च कराएंगे। दूसरा टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिनका मुख्य काम रहेगा टीचिंग और लेकिन उसमें रिसर्च भी होगा। और तीसरा डिग्री तीसरा हो गया डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। इस 3 हिस्से में यह व्यवस्था को बांटा गया है। अगर हम मौजूदा हिंदुस्तान में जितना यूनिवर्सिटी और कॉलेज है उसके ऊपर अगर नजर उठा करके देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे 25-26% से 50% होगा और उसमें क्या चीज होने वाला है। 800 यूनिवर्सिटीज है और 40,000 लगभग कॉलेज है, 40,000। और इसमें ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में 35 मिलियन स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉलेजेस को, ये जो 40,000 कॉलेजेस को अगर आप बाइफरकेट करते हैं तो 15,600 कॉलेज हो गया जिसको कि सरकार का अनुदान मिलता है, आंशिक रूप से या पूरा रूप से। उनका संख्या है 15,600। तो 40,000 से वो 15,600 को अब घटा दी। और यूनिवर्सिटीज में बाकी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 15,600 के अलावा जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। और यूनिवर्सिटी को अगर आप देखते हैं तो 513 गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, 277 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। और एनईपी के तहत जो बर्मन साहब कह रहे थे कि उसको 1 टीआई में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। कैसे? रिसर्च ओरिएंटेड जो होगा वो 150 से 300 यूनिवर्सिटी होगा। हम 300 को ही
300 को ही मान करके अगर चलें, ये 150 से 300 यूनिवर्सिटीज होंगे जो रिसर्च कराएंगे, और जो टीचिंग भी करेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे वो 1000 से 2000 होंगे, वो 2000 को ले लीजिए आप। और जो टीचिंग करेंगे 5000, जो टीचिंग कॉलेजेस होंगे जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 5000 से 10,000 होंगे। आप 10,000 को ले लीजिए, 10,000 प्लस 2,000 और 300, 12,300 हो जाएंगे। तो 40,800 से 13,300 में ये आंकड़ा सिमट करके रह जाएगा। प्राइवेट को तो आप कुछ करने वाले हैं नहीं, किसकी मौत लिखी हुई है ये तो आप उठा करके देख लीजिए। मुझे उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहना है। हम लोग सब समझदार हैं, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और इस आंकड़े में ये कहते हैं कि ये जो 25% या 26% आज जो भी है उसे बढ़ा करके हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि 50% तक ले जाएंगे, 50% कर देंगे। अब जब 50% होगा और आपका जो एग्जिस्टिंग शिक्षण संस्थान का नंबर घट जाएगा, तो जो गडकरी जी कह रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, और जो नई शिक्षा नीति में है ओडीएल, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स, मूक्स, स्वयं, इसी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चलेगी। और जो क्लासरूम टीचिंग होगा, जिसके पास धन होगा वो इसे पैसा देकर के आएगा, और जिसके पास नहीं धन होगा वो उधर जाएंगे। और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की बात अगर करें, जिसका शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुका है, कई इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बनाया। पहले ऑटोनॉमी, जीडीपी, ये जीडीपी का भी बात में करूंगा। ये जो 25 से 50% है, ये सभी के सभी ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में ढकेल दिया जाएंगे। क्या उनके साथ न्याय होगा? क्या उनका सामाजिक परिवर्तन हो पाएगा? क्या उनका जो सपना है शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सशक्तिकरण करने का और नई अवसर का ढूंढने का, क्या वो संभव हो पाएगा? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद जवाब दीजिए। अब रही बात ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की, उसमें उनका विचार है कि ये 24% फॉरेन फैकल्टी होगा। अरे जहां हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमने आईआईटी बनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे और बहुत सारे विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट भूमिका दिया, आईआईएम बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए। हमें किसी फॉरेन फैकल्टी की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना किसी को बुला करके उनका कोर्स बनाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज 24% फॉरेन फैकल्टी होगा, वो 4 महीना का मेहमान होंगे और आपका बच्चा उनके साथ बगल के में बैठ करके फोटो खींचेगा, तभी तो जाकर के आप 12 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, नहीं तो आप देंगे क्यों? ये बेचने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो रखा गया है, जिसको अनफोल्ड किया गया है। अब अगर बात करते हैं ये नई शिक्षा नीति में 10.3 का हम चर्चा कर रहे थे, 10.3 जहां पर ये 3 संस्था में ये बांटा जा रहा है। मैं तो पॉइंट वाइज चल रहा हूं थोड़ी समय तक, क्योंकि आप नई शिक्षा नीति का किस पन्ने में क्या है आपको खुद को समझने की आवश्यकता है।
और 12.6 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, वेलकम टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। 1946-47 में हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ी थी। महामना मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में बनी, जामिया बना, पटना यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, विश्व भारती बना, जादवपुर यूनिवर्सिटी बना। कोई फॉरेन फैकल्टी आकर के उसका निर्माण नहीं किया था, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज नहीं थे, वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अब एक नई रट लगाई गई है कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। वो बूस्टर डोज तो फॉरेन कंट्रीज में मिले। मीनवाइल शिक्षकों के ऊपर शिकंजा कैसे कसा जाएगा, ये 13.5 में इसका है। मीनवाइल द फैकल्टी हु डू नॉट डिलीवर ऑन बेसिक नॉर्म्स विल बी हेल्ड टू अकाउंट। दैट मीन्स जो लोग अपनी बात रखेंगे, स्वतंत्र चिंतन को रखेंगे, उनको दंडित किया जाएगा, उनको इंस्टीट्यूशन से बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो हां से हां नहीं भरेंगे, आज दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में रितु के साथ जो हो रहा है, वो उसी का ही झलक है, इसी नीति का ही नतीजा है कि अलग विचार रखने वालों को इस व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, हम सबके साथ समर्थन चाहिए। क्या शिक्षक भेड़ हैं या शिक्षक एक नई चिंतन का सृजन करता है, यह आपको तय करना होगा। आप ये देखिए कि जो जीडीपी का खेल है, जो ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में इसकी जरूरत पड़ेगी 18.3 में, और रिसर्च और उसमें भी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए जीडीपी बढ़ाओ। कहीं सरकार का अनुदान को बढ़ाने का जो जादव जी पूछ रहे थे, मैं जादव जी को बताना चाहता हूं, वो सही प्रश्न पूछ रहे थे। सरकार का अनुदान क्या रहेगा उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। किसी समय में हम नारा लगाते थे कि 6% ऑफ द जीडीपी हमें मिलना चाहिए, हमने वो नारा लगाना बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी का स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी सैक्रोसेंट है, वो नारा लगाते थे। अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी नारा लगे कि ये स्वतंत्रता के चलते हमको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया जाएगा, परिनिर्वाण हो जाएगा। हमने वो सब नारा बंद कर दिए। हम अभी सवाल पूछना चाहते हैं कि बजट का कितना हिस्सा आप देने वाले हैं उच्च शिक्षा के ऊपर, ये सरकार को खुलासा करना चाहिए। ये सिर्फ 6%, 5%, 20% जीडीपी, ये खेल होगा। ये जो विदेशी विनियोग, विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, या जो प्राइवेट घरानों का जो कारोबार बढ़ेगा, उसको दिखा करके ये कहेंगे कि ये जीडीपी का हिस्सा बन गया, इतना हमने एजुकेशन में लगा दिया। लेकिन वो हिस्सा किसका काम में है? मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे भी उस शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते हैं। कितने लोग हैं जो हर साल 4 लाख 5 लाख रुपया लगा करके 3 साल या 4 साल का कोर्स, जिसमें 15 लाख रुपया लगेगा, कितने लोग दे पाएंगे? और उसमें रिजर्वेशन का क्या व्यवस्था रहेगा? सवाल बहुत हैं। अब कह दिया गया है कि जो हमारी फास्ट ट्रैक प्रमोशन होगा, साथ साथ कहा गया है लेटरल एंट्री भी होगा, मतलब बीच से कोई आकर के आपके ऊपर बैठ जाए।
और मल्टीपल पे ग्रेड्स होंगे। एक ग्रेड के अंदर में हर एसोसिएट प्रोफेसर को कोई जरूरी नहीं है कि एक पे स्केल मिले या असिस्टेंट प्रोफेसर को मिले। किसी को 10,000 भी मिल सकता है, किसी को 50,000 भी मिल सकता है। मौजूदा पे ग्रेड के बारे में तो उनका कोई चर्चा ही नहीं है, ना उनका अनुदान के बारे में कोई चर्चा है, कोई चर्चा नहीं है। और लॉन्ग प्रोबेशंस के बारे में बात की गई है। टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट्स कि जिस दिन आप लीग से हट करके बात करना चालू कर दें, उनके हिसाब से बात ना करें, तो टेन्योर आपका खत्म हो जाएगा, ट्रैक में आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपको सही पटरी में बैठा करके आपको भेज दिया जाएगा। अब आता है जो जादव साहब बात कर रहे थे, हायर एजुकेशन काउंसिल, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें यूजीसी के लिए रोल रखा गया है। 18.10 में डीएसटी, डीएई, डीबीटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीएचआर, यूजीसी ये रिसर्च के लिए ग्रांट्स देंगी, रिसर्च के लिए अनुदान देगी। थोड़ा शिक्षण संस्थान को अनुदान नहीं देगी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या मीनिंग रह गया कि ग्रांट्स किसकी चीज की? हायर एजुकेशन काउंसिल के अंदर में चार पिलर्स होंगे। एक होगा नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, मेटा एक्रीडेशन बॉडी होगा वो। दूसरा होगा HECI, वो होगा जो फंडिंग को देखेगा कि आपको कितना फंड मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, और क्या आप योग्य हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। चौथा है, ये तीसरा है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी होगा, NHERC। और फिर होगा ये वर्टिकल संस्थाएं हैं, एंड ऑल HEIs जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो उनका जो गवर्नेंस है, चाहे वो आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या एकेडमिक काउंसिल हो, शैक्षणिक मामलों में, वो सब तब्दील होकर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बदल जाएंगे और सभी आंसरेबल होंगे इन तमाम संस्थाओं के प्रति, और सबके ऊपर रहेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो तमाम संस्थाएं हैं, ये आपको जांच पड़ताल करते रहेंगे कि जिसके माध्यम से सरकारी संस्थानों को कितना जल्दी रास्ता दिखाया जा सके, और जो बच जाएंगे उनके साथ क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। और सबके ऊपर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मापदंड, नियम, कानून सब कुछ अलग रहेगा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी गवर्निंग बॉडी है, लेकिन वो गवर्निंग बॉडी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नियम कानून के अधीन में ही काम करता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, जहां नहीं काम करेगा उसका एक्सपेंशन कर दिया जाता है ताकि उनको रास्ता दिखाया जा सके। यूनिवर्सिटी का नियम कानून सर्वोपरि होता है। तब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो बीओजी का, अगर आप समझना चाहते हैं बीओजी क्या होगा, बीओजी को एक बार ऊपर से बना दिया जाएगा। इसका मतलब कोई प्राइवेट घरानों को दे दिया जाएगा या कुछ लोगों को दे दिया जाएगा। ये जो फिलंथ्रोपिस्ट की बात बर्मन साहब कर रहे थे, मैं टोटली उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। फिलंथ्रोपी कुछ भी नहीं है, इसमें ये एक बिजनेस मॉड्यूल है उनका, इसमें कोई फिलंथ्रोपी की काम नहीं है।
कितना फिलंथ्रॉपी स्कूल चलाने में होती है या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, उतना ही फिलंथ्रॉपी यहां भी होगा। और ये बीओजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेगी और इसके तहत जो लोग इसका विरोध में बोलेंगे उनको रास्ता दिखाने का बीओजी काम करेगा और नया मेंबर को लेने का भी काम बीओजी का है। इसका मतलब एक सेल्फ परपिचुएटिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसको कि बेदखल आप नहीं कर सकते हैं। और जो लोग काम नहीं करेंगे, मीनवाइल फैकल्टी हु डू नॉट डिलीवर, उनको रास्ता दिखाने के काम भी बीओजी करेगा उनको, और उसके ऊपर 360 डिग्री का फीडबैक सिस्टम लगेगा। 360 डिग्री क्या चीज होती है? 180 डिग्री में तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, तीन तरफ, जिसको आप देख नहीं सकते पीछे। 360 डिग्री का फीडबैक लगेगा आपके ऊपर। जिस दिन वो चाहेंगे आपको बाहर का रास्ता दिखाना, वो आपको कह देंगे कि आपका टाइम हो गया। और जो प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स आज ये सरकार का नीतियों का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं को उनको प्रिंसिपल 2.5 लाख 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया में नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास भी कोई अनुदान नहीं होगा। उन्हें तो 50,000 का प्रिंसिपल चाहिए होगा, 30,000 का प्रिंसिपल। तो और ये जो बीओजी है, ये बीओजी खुद ही एक्सपर्ट है नया कोर्सेस के लिए, नया मापदंडों के लिए, कैसे डिग्री वितरण किया जाएगा, क्या कोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, क्या कोर्सेस बंद किए जाएंगे, उसका निर्णय सर्वोपरि होगा। तो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो दलित, पिछड़े, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं, जो वो उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो सब जाएंगे डिस्टेंस एजुकेशन और एजुकेशन में। और जो बच गए, जो इसमें रहेंगे, ये हिंदी साहित्य या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स पढ़ा करके इनको कोई 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया तो देने वाला है नहीं। तो ये बाजारीकरण शिक्षा व्यवस्था को अपनाएंगे, वो वैसे कोर्सेस लाएंगे जिसके तहत उनको धन इकट्ठा हो सके। तो मौजूदा जो कोर्सेस है उसका भी खात्मा होगा। जो लोग जय जयकार कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात का समझ होनी चाहिए कि इस कत्लेआम का जो होगा उच्च शिक्षा का, उसमें वो दोषी भी होंगे और खुद भी वो हिस्सेदारी भी, वो उनके ऊपर भी ये सारा चीज लागू होगा। वो इससे ऊपर नहीं उठे। आज दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है, पिछले 5.5 महीना से ये दिल्ली सरकार ने हमारे 12 कॉलेजेस को पैसा नहीं दिया है। ये पेंडेमिक के दौरान दिल्ली जैसे महानगरी में उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, ये भुक्तभोगी ही बता सकते हैं, जो समझने वाला समझ सकता है। उनका ईएमआई कहां से जा रहा है, उनके बच्चों का फीस कहां से जा रहा है, उनका मेडिकल का फीस कहां से जा रहा है। मेडिकल रिएम्बर्समेंट होना बंद हो गया। टीचर्स को उन कॉलेजेस में जो लोग रिटायर किए हैं, रिटायरमेंट का बेनिफिट्स तक नहीं मिल रहे हैं। और परसों 2 दिन पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बयान आता है कि स्टूडेंट का फीस को से लेकर के आप इसका भरपाई करो। आप जो में दया और तरस आते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। यही व्यवस्था उन्होंने लागू किया है, चाहे एनएसआईटी हो, चाहे हाई फीस स्ट्रक्चर, तो फीस मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ेगी।
कितने लोग उस फीस स्ट्रक्चर को देकर के आ पाए? क्या यह सरकार का दायित्व तो नहीं है? ये सोचें। और ये वही पैटर्न है जो केंद्र में जो सरकार आई, इन्होंने आईआईटी और आईआईएम और ट्रिपल आईटी का फीस को जो बढ़ाया, तो दिल्ली सरकार ने भी, इन तमाम संस्थाओं ने उसी फीस स्ट्रक्चर को लगा दिया और आज कह रहे हैं कि आप कॉलेजेस में भी ये फीस स्ट्रक्चर लगा। हमने तभी भी इसका विरोध किया था कि स्टूडेंट का फीस से टीचर का सैलरी, कर्मचारी का सैलरी का जिस दिन व्यवधान, जिस दिन संपर्क आपने स्थापित कर लिया, उस दिन उच्च शिक्षा के ऊपर आपने कुठाराघात करें। और समाज के बहुत सारे हिस्सों को जो आज उच्च शिक्षा के दरवाजे के अंदर में आते हैं, उनको आप बेदखल कर दें। हम सबको मिलकर के इन तमाम चीजों के खिलाफ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो नीतियां हैं, इस प्रकार का नीतियां हैं, इसका हमें डट करके मुकाबला करना होगा, समाज में बताना होगा। अगर हम ये सोचे कि 12 कॉलेज के साथ हो रहा है, कल पंजाब में किसी के साथ हो रहा है, कल आंध्र प्रदेश में किसी के साथ हो रहा है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, हम तो सुरक्षित हैं, वो सुरक्षा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, जो रोस्टर के हिसाब से लगे हैं, जो तमाम मापदंडों से वो है, हम उनका भी परमानेंट एब्जॉर्प्शन की मांग इसलिए करते हैं ताकि शिक्षण संस्थानों में जो हिस्सेदारी उन्होंने किया है, जो उनका हक बनता है, वो हक मिल सके, उच्च शिक्षा समृद्ध बन सके। एक्सक्लूजन का पॉलिसी से उच्च शिक्षा नहीं चलने वाला। मुझे समय दिया और मैं और सुनना भी चाह रहा था शास्त्री जी को और बर्मन साहब को। अगर अभी हो सकता है तो दीजिएगा समय, नहीं तो क्वेश्चन लीजिएगा, जैसे करना होगा। आई एम क्वाइट थैंकफुल टू रिचा राज for conducting such a nice discussion, which is highly essential at the present point of time. Let everybody know about the ground realities. Where do we stand? Thank you very much.